सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट D.H. लॉरेंस। ये जो राइटर हैं वो 20th सेंचुरी के मोस्ट रिनाउंड एंड कंट्रोवर्शियल राइटर हैं। आपके एग्जाम में इनसे ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड टू बी स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़रूर से D.H. लॉरेंस से देखने को मिलेंगे। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर्टिकुलर राइटर और इनके वर्क्स के बारे में जानो और गलती से भी आपको इनको छोड़कर नहीं जाना है। आई एम होपिंग कि आप सभी बच्चों ने इनको ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, तो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट पॉइंटर्स के थ्रू आपको एक अच्छा रिवीजन देगा एंड ऑल्सो विल लेट यू नो कि कौन से वर्क्स को आपको रट के जाना है अलोंग विद द डेट्स। सो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885 में जन्म लेते हैं एंड 1930s में ही लीव्स अस। इनके बारे में सबसे स्पेसिफिक ये बात ये है कि भाई 20th सेंचुरी के या फिर जो हमारा मॉडर्न एज माना जाता है उसके ये सबसे इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल राइटर रहे हैं। ये लिखते हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के अंदर नॉवेल्स, पोएट्रीज, एसेज एंड ही ऑल्सो राइट सम वर्क्स इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज वेल। इनकी खास बात ये है कि इंसान की साइकोलॉजी, इंसान की जो साइकी होती है उनको बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से ये समझते हैं एंड ऑल्सो दैट कि इंसान की दबी हुई डिजायर्स, ही इज द पायोनियर ऑफ पोर्ट्रेइंग ह्यूमन सेक्सुअलिटी इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे। इंसान के रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जो उसकी खुद के भी साथ होती हैं एंड जो समाज हमसे चाहता है, उसके बारे में ये बहुत ही बखूबी बात करते हैं और इसके पायोनियर माने जाते हैं। तो इनकी ये जो राइटिंग स्टाइल है वो आप लोग याद रखिएगा। इनकी अगर थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में बात करें तो ही बिलोंग्स फ्रॉम अ मॉडेस्ट फैमिली, जहाँ पर इनके जो फादर होते हैं वो कोल माइनर होते हैं एंड जहाँ पर इनकी जो मदर होती हैं वो एक टीचर होती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो ये अपनी लाइफ में फेस करते हैं कि फादर इनके बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक इलिटरेट पर्सन होते हैं एंड मदर इनकी एक स्कूल में टीचर होती हैं। इन दोनों अपने माता पिता के बीच में ये जो गैप है ऑफ बीइंग लिटरेट एंड एजुकेटेड एंड थोड़ा बहुत सोशल क्लास का भी फ़र्क जो इनके माता पिता में इनको देखने को मिलता है, इज़ द फर्स्ट मोमेंट जहाँ पे इनको दो पार्टनर्स के बीच में ये जो गैप है क्लास का वो देखने को मिलता है, जो आगे जाके इनके मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स का थीम बन जाता है। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर राइटर, आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए उनकी बायोग्राफी के बारे में, जो आपको कनेक्ट करके हुए दिखाएगा उनके वर्क्स के बारे में। क्योंकि इनके फादर एक कोल माइनर थे एंड इन्होंने भी कहीं ना कहीं उस वर्किंग क्लास की लाइफ को जिया है अपने चाइल्डहुड में, तो इनका जो एक्सपीरियंस है वर्किंग क्लास लाइफ का एंड दुनिया कैसे काम करती है, सोसाइटी में किस तरीके से लोअर क्लास पीपल को, वर्किंग क्लास पीपल को के साथ बिहेव किया जाता है, उनके साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको बखूबी इन्होंने अपने लाइफ में देखा हुआ है एंड अपने वर्क्स में इन्होंने शो किया हुआ है। इनके वर्क स्पेसिफिकली जाने जाते हैं टू बी चैलेंजिंग द विक्टोरियन मॉरल्स। आपके मॉडर्न एज के आने से पहले हमारा जो विक्टोरियन एरा आता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एरा माना जाता है हमारे बोथ लिटरेचर एज वेल एज सोसाइटी के अंदर। ये लोग ना काफ़ी सोशल हायरार्कीज़ को मानने में प्रेफर करते थे। विक्टोरियन एरा एक ऐसा आया था जहाँ पर आपके लिटरेचर की डिसेंसी के ऊपर बात की जाती थी। आपके स्टीरियोटाइप्ड जेंडर रोल्स होते थे जहाँ पर मेल्स को देखा जाता था एज पब्लिक फिगर्स एंड फीमेल्स को देखा जाता था कि वो प्योर होती हैं एंड दे शुड बी कम्प्लीटली डोमेस्टिक, मतलब घर के ही कामकाज में उनको अपना जो रोल है वो प्ले करना चाहिए। सेक्सुअलिटी काफ़ी ज़्यादा रिप्रेस्ड थी आपके विक्टोरियन एरा के टाइम पे एंड ऐसे टाइम पे जब एक ऐसा राइटर निकल के आ जाता है जो एक्सप्लोर करता है द थीम्स ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो एक्चुअल आवाज हमारे अंदर से आती है, जो पैशन, जो इंटेलेक्ट, जो क्यूरियोसिटी, जो इंस्टिंक्ट की बस जो आपके दिल में आया, जो आपके शरीर ने आपको आवाज दी, आपने उसको पूरा करने के पीछे आप चल दिए। आपने समाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उसके वैल्यूज, उसके मॉरल्स क्या कहते हैं, या फिर मैंने ये काम किया तो ये समाज मुझे क्या कहेगा। तो अगर आप D.H. लॉरेंस को पढ़ रहे हैं तो भाई आपको बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड इंसान की जो इंस्टिंक्ट है उसकी खुशबू आने वाली है एंड द इंडिविजुअल्स क्वेस्ट फॉर सेल्फ अवेयरनेस। ये खुद भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने टीचिंग की जॉब पिकअप की है। देन बहुत सारी रीजंस की वजह से ये किसी ऐसी लड़की से प्यार करने लगते हैं जिसके साथ भाग जाते हैं, ये जो ऑलरेडी मैरिड होती हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है एंड अपनी लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे
ये थोड़ा सा हट के सोसाइटी से रहने लगे थे, जिसको खुद ये टर्म करते हैं एज सैवेज पिलग्रिमेज। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत ही अलग टाइप की पर्सनैलिटी है हमारे लिटरेचर में, जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मेजर थीम्स के बारे में बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात समझाई है, एंड इस चीज़ को आप बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि हमारे समाज में ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सभ्यता है, उसके आने से पहले भी एक इंसान जो है वो जी रहा था। वो अपने हिसाब से जीता था, अपने रूल्स को बनाता था, जो उसका दिल कहता था वो उसको खाता था, उसको पहनता था, अपने मन से रिलेशनशिप्स बनाता था। दिस इज द प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट ऑफ अ पर्सन। पर सिविलाइजेशन, सभ्यता के आने के बाद सोसाइटी ने आपके समाज में कुछ रूल्स तैनात कर दिए जो उसके स्मूथ वर्किंग के लिए काम आए। एंड एक तरीके से ये जो रूल्स होते हैं वो इंसानों की इस नेचुरल एंड रॉ इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो जब भी आप डी.एच. लॉरेंस के वर्क्स को पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्फ्लिक्ट कि इनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट एंड जो कैरेक्टर्स ये उठाते हैं वो एक तरीके के डिलेमा में रहते हैं कि उनको खुद के मन की नेचुरल इंस्टिंक्ट सुननी है या जो सोसाइटी ने सही बताया है वो सुनना है। दूसरा है द सर्च फॉर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल फुलफिलमेंट, कि इंसान जब एक समाज का पार्ट है वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ को किस तरीके से गेन करता है, अपनी इमोशंस, अपनी बॉडी को किस तरीके से फुलफिल करता है, विच कम्स टू द थर्ड पॉइंट कि ये सेक्सुअलिटी वाले टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से भूख लगना, प्यास लगना हमारे शरीर की भूख होती है, सेक्सुअलिटी भी उसी तरीके से आपके शरीर की एक नीड है। एंड उस नीड को शर्म का या सिन का रूप ना देकर इन्होंने अपने कैरेक्टर्स की लाइफ में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से व्हेन यू आर फीलिंग द अर्ज फॉर एनी सेक्सुअल डिज़ायर, तो उसको इनके कैरेक्टर्स किसी भी समाज के रूल्स को ना फॉलो करने के बाद अपने अंदर किस तरीके से उसको फुलफिल करते हैं, वो आपको इनके कैरेक्टर्स में देखने को मिलेगा। द इंडिविजुअल स्ट्रगल अगेंस्ट द सोसाइटी कॉन्स्ट्रेंट्स, जो चीजें समाज आपको टैबू बताता है, गलत बताता है, जो आपको वर्जित है करना, वो सभी इनके कैरेक्टर्स करते हैं। और इसी वजह से इनकी जो नॉवेल्स हैं वो बैन कर दी गई हैं, कई बार बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी एंड ट्रायल्स का ये पार्ट बन चुके हैं। आपके एग्जाम में एग्जैक्टली इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि डी.एच. लॉरेंस ने पॉपुलराइज किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमिटिविज्म इन हिज नॉवेल्स। प्रिमिटिविज्म का मतलब ही हो गया कि जो भी आपका ह्यूमन है वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहा है रैदर देन व्हाट द सोसाइटी इज टेलिंग। सोशल कॉन्स्ट्रेंट से बहुत दूर रहते हैं आपके कैरेक्टर्स डी.एच. लॉरेंस के, एंड दिस इज व्हाट ही कॉल्स प्रिमिटिविज्म। जो रॉ अनफिल्टर्ड इंसान होता है सभ्यता के बनने से पहले, उसको इन्होंने अपने कैरेक्टर्स में शो किया है, स्पेशली इन हिज नॉवल ऑफ वुमेन इन लव, द प्लूम्ड सर्वेंट एंड लेडी चैटरलीज लवर। ये तीनों ही वर्क इनके काफी ज्यादा ऐसे हैं जो बैन कर दिए गए थे एंड जो आपके विक्टोरियन मॉरल्स को चैलेंज करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। बात करेंगे डायरेक्टली इनके वर्क्स की। ये जो आपके सामने पेज है भाई, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर पेज से ही आपके न जाने 2 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डी.एच. लॉरेंस के ये जो वर्क लिखे हुए हैं विथ डेट मत भूलना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा कि आपका इस पेज में लिखे हुए हर एक टाइटल एंड डेट को आप लोग रट के जाएं। वी हैव द व्हाइट पीकॉक 1911, वी हैव द ट्रेसपासर 1912, सन्स एंड लवर्स 1913, रेनबो 1915, वुमेन इन लव 1920, लॉस्ट गर्ल 1920, एरन्स रॉड 1922, कैंगरू 1923, द बॉय इन द बुश 1924, द प्लूम्ड सर्पेंट वेरी इंपॉर्टेंट 1926, लेडी चैटरलीज लवर 1928, इनका सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एंड धमाकेदार ये वर्क इनका रहा है। देन इनका ये जो लास्ट वर्क है द एस्केप्ड कॉक विच इज रीपब्लिश्ड एज द मैन हु डाइड। तो ये जितने भी वर्क्स मैंने अभी आपको बताए आपको रटे होने चाहिए। आई डू नॉट लाइक टू आस्क माई स्टूडेंट्स और अर्ज देम फॉर रोट लर्निंग, पर हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं कि 5 वर्क आपके सामने रख के पूछ लिया गया है कि अब इसको क्रोनोलॉजी में प्लेस करो। ये भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा वर्क कौन से वर्क का सीक्वल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जब आपने इस पेज को अच्छे से रट लिया, कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो आपको पूरी प्लॉट समरी वाइज, कैरेक्टर वाइज, सेटिंग वाइज
मतलब पूरी कहानी पता होनी चाहिए आपको कि इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या था। सन्स एंड लवर्स 1913, रेनबो 1915, वुमेन एंड लव जो रेनबो का ही सीक्वल है एग्जैक्टली ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वुमेन एंड लव कौन से पर्टिकुलर वर्क का सीक्वल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द प्लूम्ड सर्वेंट 1926 एंड लेडी चैटरलीज लवर है 1928। ये वर्क ऐसे हैं जिनकी आपको सेटिंग पढ़नी है, प्लॉट समरी पढ़नी है, कैरेक्टर पढ़ना है एंड डेट तो आपको रटी ही होनी चाहिए। सन्स एंड लवर्स 1913 में पब्लिश हुआ एक ऐसा वर्क है जिसको ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है। आपके जो डीएच लॉरेंस है उनका अपनी मदर से एक ऐसा रिलेशनशिप था वेयर ही इन हिज ओन लाइफ वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनको अपनी मदर से एक इस कदर का प्यार हो चुका है कि वो अपने लिए जो पार्टनर जो भी ढूंढते हैं उनको एक तरीके से इनकेपेबल मानते हैं व्हेन ही कंपेयर्स दैट पर्टिकुलर लेडी दैट पार्टनर फ्रॉम हिज मदर, कि उनकी जो मदर है ये उनकी तरह क्यों नहीं हो सकती हैं। इसको सिगमंड फ्रॉइड की लैंग्वेज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, वेयर द टू डिफरेंट जेंडर्स, वेयर द सन इज हैविंग अ सॉर्ट ऑफ रोमांटिक और अ सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि कनेक्शन विथ हिज ओन मदर, जिसकी वजह से वो किसी और पार्टनर को सिक्योर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये जो नॉवल है कुछ इसी तरीके के टॉपिक पर बनी हुई है जहां पर इनका अपनी ही मदर से जो इंटेंस रिलेशनशिप था उसको शो किया गया था। नेक्स्ट इनका वर्क आता है द रेनबो। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्क रहा था जो आपकी ब्रैंगवेन फैमिली की 3 जनरेशंस को शो करता है, जहां पर हमारी उर्सुला ब्रैंगवेन जो एक यंग वुमेन है जो अपने पर्सनल एंड सेक्सुअल फ्रीडम के बीच में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके अंदर काफी ज्यादा आपको एक्सप्लिसिट सीन्स एंड इरोटिक कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इसके पब्लिश होने के बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इनको सामना करना पड़ा था। अगला इनका वर्क आता है अगेन द सीक्वल ऑफ योर प्रीवियस वर्क वुमेन इन लव, जो कि अगेन बैन कर दिया गया था टेम्पररली फॉर ऑब्सिनिटी। जिस तरीके से ये प्रिमिटिविज्म को प्रेफर करते हैं कि हमारे वर्क्स में प्रिमिटिविज्म होनी चाहिए, तो वो इंस्टिंक्ट्स रॉ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स इन्होंने शो की है, जहां पर बेकाबू ह्यूमंस को शो किया गया है कि किस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स में चैलेंज करते हैं कन्वेंशनल थॉट्स को जो सोसाइटी ने हमारे लिए बना के रखी हैं, जिसमें सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को शो किया है इन्होंने 4 कैरेक्टर्स के थ्रू, जिसमें अगेन आपकी उर्सुला एंड इनकी जो बहन है गुडरुन, उनकी लाइफ को शो किया है। इनका सबसे खतरनाक वर्क आता है जिसकी वजह से भैया इनको इनके ऊपर ट्रायल बैठ जाता है, वो है लेडी चैटरलीज लवर, जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप को शो करता है अक्रॉस द क्लासेस। भाई हमारे समाज में जो क्लासेस बनी हुई है कि अपर क्लास सोसाइटी, लोअर क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसको किसी भी तरीके से आपका समाज पसंद नहीं करता है। भाई आप सब लोग जानते हैं इंटरकास्ट मैरिज को कैसे हमारी सोसाइटी में देखा जाता है, तो वो तो कास्ट की बात हो गई। यहाँ पे भाई आपकी सोशल हायरार्कीज की बात हो जाती है, वेयर अ लोअर क्लास पर्सन इज हैविंग अ सेक्सुअल अफेयर विद एन अपर क्लास लेडी। ये जो है वो काफी ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है क्योंकि इनका खुद का भी एक वुमेन से, फ्रीडा नाम की वुमेन से रिलेशनशिप रहा है हु वाज एन अपर क्लास वुमेन। तो ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर जो टैबू टॉपिक्स माने जाते हैं अराउंड योर सेक्स एंड योर रिलेशनशिप्स, उसको शो करता है लेडी चैटरलीज लवर। इसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं, काफी सारे अडेप्टेशंस है इस मूवी के ऊपर, तो जरूर से जाके आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इनके और वर्क्स के बारे में बात करें जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखो भाई आपके नॉवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर आपके अदर वर्क से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका पोएट्री कलेक्शन आपसे पूछा गया है, देन इनका जो पोएम्स हैं विच इज पियानो, स्नेक, ओडर ऑफ कायरैंथिज्मस, ठीक है, देन वी हैव द व्हाइट हॉर्स, द बीस्ट। ये कुछ सिलेक्टेड पोएम्स हैं। देखिए इनकी पोएम्स और भी होंगी, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारी लिस्ट आपको दे दूं, पर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो इंपॉर्टेंट वंस है जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी है वो तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर से यहाँ पर दे सकती हूँ। इसकी लिस्ट एक बार बना लेना, चाहो तो इसको एक बार डिटेल में देख लेना। एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपकी डीएच लॉरेंस से पूछी गई है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप जरूर
से क्वेश्चंस इनके लगाए डीएच लॉरेंस के, आपको जहां पर भी मिले, मैंने काफ़ी सारे आपको दिखा भी दिए हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर जो डिटेल में इनकी नॉवल से क्वेश्चंस आए हैं वो आपको ज़रूर से लगाने हैं। आपको क्वेश्चंस लगाकर ही पता लगता है कि क्या आपके उस पर्टिकुलर राइटर का स्टेटस है, कितनी बार वो पूछे गए हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिटेल में पूछे गए हैं या टाइटलर बेस्ड पूछे गए हैं। सारे जवाब आपको क्वेश्चंस लगाकर मिल जाते हैं। सो ज़रूर से आप लोग इनके क्वेश्चंस लगाएं। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप मेरे इन पेड कोर्सेज से ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। ये मेरे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्होंने कई सारे बच्चों की हेल्प की है। लेक्चर्स और क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दोनों ही आपको इन वीडियोस के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिल जाती है। इनको पढ़ने के बाद आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा कंटेंट आपको एक जगह पर मिल जाता है। अभी मेरे ये 5 कोर्सेज हैं, आगे आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लॉन्च होने वाले हैं। सो आई होप कि आप उनका पार्ट बन चुके हैं। आई एम होपिंग कि आप मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट है एंड मुझसे आप लोग कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। डू लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड नेक्स्ट कौन सा ऐसा राइटर आप पढ़ना चाहोगे जिसको एग्जाम से पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी बेसिस पे एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स के बेसिस पे पढ़ा दूं, जिसको पढ़ के आपका एग्जाम अच्छा खासा निकल जाए। तो ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।